एमआईएम बिहार की जानिब से सीमांचल हल्के में आज के मिलन समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मेहमान खास और मीर महफिल जाने महफिल जनाबे भाई वारिस पठान साहब साबिक रुकन असेंबली महाराष्ट्र कौमी तर्जुमान एमआईएम बिहार दाइश में तशरीफ फरमा जनाबे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, जनाबे भाई तौसीफ साहब, जनाबे भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब, जनाबे भाई किशनगंज जिला के सदर जनाबे भाई नसीम अख्तर साहब, एमआईएम से बेरीना रिश्ता रखने वाले जनाबे सादिक समदानी साहब, जनाबे भाई इश्तियाक अहमद साहब, परखन कोचाद अहमद के एमआईएम के सदर साबिक मुखिया कोचाद अहमद जनाबे मुखिया जफर असलम साहब, आज पार्टी में शामिल होने वाले अजीजी सरवर आलम साहब, पार्टी की खातून सेल की जिला सदर मोहतरमा नूर साहिबा साहिबा, जोगी से तशरीफ फरमा जनाबे मौलाना अब्दुल्ला साहिल कमर साहब, दिगलबाग से जनाबे डॉक्टर फरीद साहब, जोगी से जनाबे मुखिया मुर्शिद आलम साहब, जनरल सेक्रेटरी किशनगंज एमआईएम जनाबे भाई नूरुल इस्लाम साहब, खाजिन बिहार जनाबे इसाक आलम साहब, भागलपुर से तशरीफ फरमा जनाबे भाई साहिल साहब, जनाबे तहसीन सबाब साहब, भाई इस्माइल साहब, चंपारण से तशरीफ फरमा भाई समीमुल हक साहब, भाई नसीम साहब, रानीगंज से जनाबे भाई बालकृष्ण जी, हमारे किशनगंज के जिम्मेदार साथी पार्टी के सेक्रेटरी जनाबे भाई मुक्तदा साहब, पार्टी के इंटेलेक्चुअल मंच के सदर जनाबे भाई बरकतुल्ला साहब, डॉक्टर बरकतुल्ला साहब, एमआईएम के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट अजीजी एडवोकेट शम्स आगाज साहब, बायसी से तशरीफ फरमा पूर्णिया में एमआईएम के झंडे को बुलंद करने वाले जनाबे भाई गुलाम सरवर साहब, भाई परवेज साहब, मुखिया शमशाद साहब, गालिब बाबू, ठाकुरगंज से तशरीफ फरमा जनाबे भाई मुफ्ती जावेद अजहर साहब, जनाबे भाई मोहम्मद गुलाम हसनैन साहब, मेरे बड़े भाई जनाबे तसीरुद्दीन साहब, कोड़ा कटिहार से आए हुए कपिल देव पासवान साहब, कदवा असेंबली हल्के से जनाबे भाई मुखिया साकिर साहब, बादशाह से तशरीफ फरमा मुखिया मुअज्जम साहब, अमोर बैसा से तशरीफ फरमा जनाबे भाई साहिद साहब, हाफिज रागिब साहब, इंजीनियर आजम रब्बानी साहब, जैनुल आबेदीन साहब, सरफराज जैनी, किशनगंज जिला के सभी प्रखंड के जिम्मेदारान, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और बिहार के मुख्तलिफ मकामात से तशरीफ फरमा एमआईएम के शहदाइयों, आज के इस मंच की निजामत कर रहे अजीज सरफराज रजवी साहब और आज के इस हजारों के प्रोग्राम को करोड़ों तक पहुंचाने वाले ज्ञानदार पत्रकार बंधुओं, सहाफियों, सोशल मीडिया के अच्छे दोस्तों, मैं आज दिल की गहराइयों से सबसे पहले आज के इस बज़्म के दूल्हा अजीजी सरवर को, जो किशनगंज जिला परिषद के चेयरमैन की नुमाइंदगी भी करते रहे और राजद के जिला अध्यक्ष रहे और उन पार्टियों से त्याग देकर एमआईएम में शामिल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। इस मौके से जनाबे भाई मुखिया साहिद साहब जो उनके अब्बा हुजूर है उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। पिछले दिनों से भाई कई सालों से भाई गुलाम साहिद साहब एमआईएम में थे और बेटा उनका राजद में था। लोग उनको ताने देते थे और हम लोग कहते थे दोनों का रास्ता अनकरीब एक हो जाएगा, चाहे तो शाहिद भाई राजद में चला जाएगा या फिर अपने बेटे को एमआईएम में लेकर आएगा। अल्लाह का शुक्र हुआ है कि फरमाबरदार बेटे ने बाप की तमन्ना पूरी की है और एमआईएम का दामन थामा है। और मैं इस नौजवान को मुबारकबाद इसलिए भी देता हूं कि इस नौजवान ने इस बात का इकरार किया है कि मैं एमआईएम में सिर्फ उम्मीदवार बनने के लिए नहीं आता हूं, पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं लब्बैक कहूंगा, पार्टी ने मेरी जगह पर दूसरे को भी टिकट दिया तो मैं गद्दारी नहीं करूंगा, पार्टी के सब वफादार बनकर रहूंगा। मेरे अजीजों और नौजवानों, इस मजलिस में शामिल होने वाले मुख्तलिफ मकामात से आए हुए बुजुर्गों, अजीजों, किसानों, मजदूर भाइयों, मैं देख रहा हूं तकरीबन दिन के 11, 11:30, 12 बजे से आप जिस इत्मीनान से बैठे हुए हैं,
खुदा की कसम मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है जो मैं आपका शुक्रिया करूं। कोई उकताहट नहीं है। दिन के 3:45 बजा चाहते हैं, भूख दोपहर की आपको सता न सकी, बारिश का मौसम आपको परेशान न कर सका, और आपने जिस चट्टानी एकता के साथ इस जलसे को कामयाब किया है, इस बात की दलील है कि एमआईएम में खरीदे हुए लोग नहीं आते हैं। एमआईएम में वही लोग आते हैं जिनका रिश्ता एमआईएम से हो। एमआईएम आई है, एमआईएम वजीर बनने का दावा करने नहीं आई, वजारत उज़्मा वजारत आलिया मुख्यमंत्री का दावा पेश करने नहीं आई। अगर वजीर बनना होता, ये खाकसार कब का वजीर बना होता। मुझे जो दर्द है, मैंने सीमांचल की गुर्बत को देखा है, नदियों की परेशानी देखी है, भूखे बच्चों को माओ को सहलाते हुए सुलाते हुए देखा है, मैंने सड़े हुए छप्पर देखे हैं, बीमार मां को छोड़कर दिल्ली जाते हुए मैंने चकरिया बेटे को देखा है, मैंने अपने घर के बर्तन एल्युमिनियम और तांबे के बर्तन को बेचकर 2 वक्त की रोटी खरीदते हुए गरीबों को देखा है, और मैंने उन जालिमों को भी देखा है जिन जालिमों ने हमारी सरदारी का दावा किया, लेकिन इन जालिमों ने हमारी आवाज कभी असेंबली और पार्लियामेंट पर नहीं उठाई। मुझे असेंबली में जाने का कोई शौक नहीं, मैं सियासत में आने का कोई जज्बा नहीं। मैं तो किशनगंज कोचा धामन अपने गांव के लोगों का कितना शुक्रिया अदा करूं, कम होगा कि मेरे दिल की दर्द की जो आवाज मुख्तलिफ मंचों पर आई, लोगों ने शुरू दिन से कहा अख्तर ईमान तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने जब राजद छोड़कर जदयू का दामन थामा था, कुछ अहमकों को मालूम नहीं, ये अहमक बोलते हैं कि साहब सदरे बिहार भी तो चले गए थे जदयू में। ए नादान मेरे भाइयों, मैं नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग किया था, तब उनके साथ गया था, और 15 दिन के अंदर में ही मुझको पता चल गया कि बीजेपी और जदयू की तलाक हो गई है, लेकिन बदचलन औरत की तरफ और आवारा मर्द की तरह इनकी छुप छुप कर मुलाकातें होती है। 15 दिन में हम उसको तलाक हो गई। 15 दिन में ही हमने छोड़ा था। मेरे सामने में कोई बदल नहीं था। लोग कहे कि तारीखी में चले गए। कांग्रेस के लोग सुनो कान खोलकर, मुझे करोड़ों रुपए ऑफर किए जा रहे थे मेरे लोगों को। मैं बदनीयत होता, इलेक्शन लड़ा के कांग्रेस का हरवा देता, लेकिन मैंने कुर्बानी देकर कांग्रेस को जीतने का मौका दिया। फिर भी हमसे गिला है कि हम वफादार नहीं, हम वफादार भी नहीं तो तू भी दिलदार नहीं, तुमको समझना चाहिए। और फिर ये चारों भाग गए। जिन गद्दारों के बारे में कहा, इन गद्दारों में से कुछ लोगों की बोली सुनता हूं, क्या आप भी तो पार्टी बदले? नादानों कान खोल कर सुन लो। मैं जब जदयू में आया था, राजद से रिजाइन करके आया था, तुम्हारे तरफ भगोड़ी बनकर नहीं गया था। और जब मैं फिर जदयू को छोड़ा तो ऐलान या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ा था। तुमको मालूम है, तुम्हारे चारों के भाग जाने के बाद भी तुम्हारा जितना वजन था, तुमसे 10 गुना ज्यादा वजन अख्तर ईमान का था। चीफ मिनिस्टर ने आदिल हसन एडवोकेट जहां मौजूद है, चीफ मिनिस्टर से आधे घंटे तक अपने चैम्बर में कहा। पहले तो मेरा फोन बंद था, तो आदिल साहब के फोन पर कहा अख्तर साहब आप आ जाइए, अकेले क्यों रह जाइएगा। जब उनसे पुलिस की पैरवी, जब जुर्म हो रहा था कुछ जगहों पर, भाजपा के लोग फसाद करा रहे थे, मिलने के लिए गया था, तो वजीर आला ने कहा अख्तर साहब हम चाहते हैं कि आप वजीर बनिए, आप पार्टी चुनिए, हम आपको वजीर बनाने के लिए तैयार है। बेगैर को सुन ले, अगर अख्तर ईमान गरीब हो सकता है, लेकिन अख्तर ईमान जमीर फरोश नहीं हो सकता है। अगर जमीर फरोश होता तो आज वो भी महलों में रह लेता। मुझे फख्र है कि गुज़िश्ता 25 सालों से मैं सियासत में हूं, जिला परिषद का मेंबर रहा, तकरीबन 14 साल एमएलए की मुद्दत की हो गई। अल्लाह का शुक्र है, मैं दावत देता हूं किसी माए के लाल को अगर है, आ जाओ मेरा खाता पत्र जांच कर लो। अल्लाह का शुक्र मैं अदा करता हूं कि अख्तर ईमान अमीर नहीं हुआ। और ये मेरे लिए, ये मेरे मायूसी की बात नहीं है, ये मेरे फख्र की बात है कि एमएलए बनने के बाद लोगों के पास कहां से दौलत आ गए, किन किन शहरों में मकान खरीद लिए, 6 साल में एमएलए रहे और कई करोड़ के मालिक हो गए। और 14 साल का एमएलए हूं मैं, और कद में भी जीता हूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जमीर का सौदा कभी नहीं करता हूं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है आपके दरमियान में। इत्तेहादुल मुस्लिमीन समाज के मजलूमों की आवाज है। कपिल पासवान क्यों आया है, शंकर हमसे क्यों जुड़ा है, रामू मुझसे गले क्यों लगता है। मैं इंसानियत की बात करता हूं,
मैं हिंदू और मुसलमानों के तफरीक की बात नहीं करता। मीडिया के कुछ लोग हैं बीजेपी के मध्य मुकाबिल मुझे खड़े करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी मेरे आलिमों का दाढ़ी नोचती है, मेरे बेटियों के हिजाब को फाड़ती है, मेरे मस्जिदों के मीनारे को तोड़कर खुश हो जाती है, मेरे कब्रिस्तानों पर कब्जा जमाना चाहती है, मेरे खानकाहों को उजाड़ना चाहती है। कोई माई का लाल बता दे कि बैरिस्टर सैयद अवैसी ने हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट किसी के मजहब के खिलाफ की बात की है कोई माई का लाल बता दे इन 11 सालों में पार्टी ने बिहार में कभी हिंदू मुस्लिम तफरीक की बात की है? इन 5 सालों में असेंबली गवाह है कि दलितों की जितनी आवाज अख्तर ईमान ने उठाया है, दलितों का कोई लीडर ही नहीं उठा सका है। ये कैसी मजाक कर रहे हो? कौवा अपने आप को सफेद कहने लगा है, शराबी अपने आप को मुत्तकी कहने लगा है, जो लोग फिरका परस्ती की आग लगाते हैं वो लोग अमन के सौदागर बनकर आ जाते हैं। सीमांचल के लोगों की आंखों की पट्टी खुल गई है। दिल्ली पंजाब में रहने वालों, परदेशी नौजवानों, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं कि आज तुम्हारी मां भी बीमार हो तो तुम उतने फिक्रमंद नहीं रहते हो। ये मायम कैसे जीतेगी इसके बारे में तुम फिक्रमंद रहते हो। हम तुमको सलाम करते हैं और यही वजह है कि यहाँ की नदियों का मामला हो, पुलों का मामला हो, सड़कों का मामला हो, जिस रवानी के साथ एमआईएम ने उठाई है किसी ने उठाई क्या? आजादी के 77-78 साल हो गए थे। ये पुल जो बना था डंगरा में, वो पुल आसाम के लिए बना था। ये जो पुल महानंदा में बना है ये डीएम साहब का दिगलबाग जाने के लिए का कोचालमन के बीडीओ को हेडक्वार्टर आने के लिए बना था, आवाम के लिए पुल नहीं बना। 2018 में सीमांचल संघर्ष समिति बनाए, इश्तियाक भाई हमारे हैं, मर गए भाई जनाब असवारुल हक साहब। याद होगा भाई तसीर साहब को कि एमआईएम ने सबसे पहले खरखरी घाट पर धरना दिया कि हमारे नदियों पर पुल बनाने का काम करो। है कोई कांग्रेस का नेता, राजद का नेता बता दो कि तुम्हारे राष्ट्रीय स्तर का, राज्य स्तर का कोई नेता खरखरी घाट में उतरा क्या? रसैली और खाड़ी देखा क्या? बैरिस्टर सैयद अवैसी साहब जैसा नाजो नाम पलावा वो लीडर जब उसको लाया, खाड़ी और रसैली लाया, ऐसे तूफानी हवा थी कि रेत के गोले में एक दूसरे को नजर नहीं आ रहा था और फिर उसको उसी खरखरी घाट में उतारा। अल्लाह का शुक्र है जहां जहां बैरिस्टर सैयद के कदम हुए गए वहां तमाम तर पुल बनने का काम शुरू हो गया है। और क्रेडिट देने के चक्कर कर रहे हो। मानंदा में पुल चीख चीख कर मेरी आवाज सुने हो कि नहीं? नीतीश कुमार जी, मेरा बेटा, मेरा भाई दिल्ली पंजाब में कमाता है, लाश चूर चूर आती है, घर आता है, वो अपने माँ और अपने बच्चों और अपने बेटियों के लिए सिर्फ कमाने नहीं गया था, उसके कमाई के 20 रुपए, 100 में से 20 रुपए दिल्ली में जाता है, 30 रुपए तुम लेते हो और 30 रुपए लेकर नालंदा को दुल्हन की तरह सजा रहे हो और गंगा में 5-5 किलोमीटर पे पुल बना रहे हो। हमारे नालंदा में 50 किलोमीटर भी पुल नहीं बनेगा। है कोई गोंगों को बाहर आ जाता हो, एक गोंगों की औलाद है, तुमको अगर बोलना नहीं आता है तो लिखकर भी कभी दिए कि कानकी घाट पर पुल बनना चाहिए। रमजान मुबारक पर अफ्तुल-ए-ईमान ने सर्वे कराया और आज पुल बनकर तैयार हो रहा है तो मेरे दुश्मनों के सीनों पे साफ होता है। अमोर वैसा के आवाम का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आंखों में बैठाया। कोचा भवन के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आदमी जिला परिषद के इलेक्शन में हार गया था, मैंने कोचा भवन के लोगों से कहा, कोचा भवन के लोगों, एमआईएम को आपने बड़ी मोहब्बत से परवान चढ़ाया है और आज एमआईएम के सदके में एक शख्स खड़ा है, मुझको पार्लियामेंट के इलेक्शन में साथ दिया था, वोट दे दो। जो इजहार असफी साहब 8,000 वोट ला सके थे कभी एमएलए के इलेक्शन में, 88,000 वोट लगकर कामयाब हो गए। मेरे भाई गिर गया था, मुझे बोलते थे 4 लोग आपके भाग गए। मैंने कहा इत्मीनान रखो, ये नाअहल थे, इनके जमीर में ताकत नहीं थी, मिल्लत का दर्द इसके सीने में नहीं था, अवाम के साथ वफादारी का जज्बा नहीं था। ये 4 चले गए हैं, मां के पेट से एमएलए नहीं बने थे। वो अवाम जिसने 88,000 87,000 वोट देकर इनको जिताने का काम किया था, वो अवाम आज भी एमआईएम के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। एमआईएम ने देवबंदी और बरेली को, कुलैया और सुरजापुरी की, शेख सैयद और मोगल पठान और अंसारी की तफरीक में तोड़ा है। हमने मुसलमानों के बिखरे हुई आबादी को इत्तेहाद का पैगाम दिया है। यही वजह है कि किशनगंज के लोगों, सीमांचल के लोगों खुश हो जाओ,
आज सीमांचल से बाहर चंपारण के लोग, मिथिलांचल के लोग, अन्य प्रदेश के लोग यहाँ आते हैं। किस वजह से आते हैं? उसको ऐसा लगता है कि पूरे बिहार में मुसलमानों की दर्द की आवाज अगर कहीं से उठ सकती है तो किसान की और सीमांचल की सरजमीन से उठ सकती है। कितनी इज्जत मिली है नौजवानों, तुम्हारी गैरत की कसम मैं तुम्हें देता हूं। हमारे बाप दादा ने हुकूमतें बनाई अपने वोट से, और यकीन जानो जिस वोट से हुकूमत बन सकती है, अख्तर इमाम ने बार बार कहा है कि जिस वोट से हुकूमत बन सकती है, खुदा की कसम तूने हिकमत से इस्तेमाल किया तो इस वोट से तुम्हारे नस्लों की तकदीर भी बदल सकती है। रौटा और वैसा में वोट देकर हुकूमत बनाया था कि नहीं? क्या हुआ? हुकूमत बनी, गुलाम बन के रहे, लेकिन जब वोट दिया कि नहीं, हम वोट विकास के नाम पर दिए, तो आज 800 करोड़ का काम अमोर पर पैसा हुआ। आपके वोट का कमाल है लोगों। एमआईएम क्या चाहती है? एमआईएम फिरका परस्तों को शिकल देना चाहती है, बीजेपी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। लेकिन आप कहते हैं कि फिरका परस्तों ने जितना हमें तकलीफ दिया है, हमारी गर्दनें काटी है, मौका परस्तों ने भी हमको इतना ही लूटने का काम किया है। अभी जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट आई है,